खंड क व्याकरण। अध्याय 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः हम मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं और सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है। पर संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह माध्यम है भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियां निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। भारत में प्रमुख रूप से आर्य तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती है। विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिली, सिंगली, जर्मनी, चीनी आदि। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने, टेलीफोन, बातचीत, साक्षात्कार करने, पढ़ाने, समझाने, संगीत सुनने तथा कमेंट्री इत्यादि के लिए करते हैं। नाटक, फिल्म आदि में कलाकार संवाद का उच्चारण बोलकर ही करते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। पत्र, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप प्रयोग होता है। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप से जीवंत उदाहरण हैं। लिपि। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों से होता है। मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई, तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया, वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। लिपि, भाषा। देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी, गुरुमुखी, पंजाबी, फारसी, उर्दू। लिपि, भाषा। रोमन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि। बांग्ला, बांग्ला। चित्रलिपि, चीनी भाषा। ध्यान दीजिए, अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई। बोली। बोली भाषा का अर्थ विकसित तथा प्रारंभिक रूप होती है। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा बिहार में भी बोली जाती है, परंतु हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं।
बोलियों में लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। पहले ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां ही थी, जो अब विकसित होकर साहित्य भाषाएं बन गई हैं। राष्ट्रभाषा, सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे चीन चीनी, रूस रूसी, जापान जापानी, इंग्लैंड अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रति वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। मातृभाषा, जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है वही बच्चा उससे सीखता है। जैसे यदि माँ उर्दू बोलती है तो बच्चा उर्दू सीखेगा। उर्दू ही उसकी मातृभाषा होगी। इसी प्रकार गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला बालक गुजराती भाषा बोलेगा। अलग अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा भी अलग अलग हो सकती है, परंतु मानक भाषा एक ही होती है। मानक भाषा, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। हिंदी के मानक रूप का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, साहित्य तथा रेडियो इत्यादि में किया जाता है। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। उदाहरण, ब्रज, मैथिली तथा अवधी हिंदी बोलियां हैं। इनमें साहित्य की रचना हुई, अतः ये उपभाषाएं बन गई। साहित्य, किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप से संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तथा उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण हैं, तथा गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों का स्त्रोत्र, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। अब तक हमने सीखा, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है। किसी भाषा में लिखित ज्ञान के कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है।